गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम नया लेसन चालू कर रहे हैं। लेसन का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, इसके अंदर अपने को मोस्टली दो अवस्थाएं डिस्कस करनी है, गैस और द्रव। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ गैसीय अवस्था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, ठीक है, गैसीय स्टेज, गैसीय अवस्था। कोई भी जो गैसीय अवस्था होती है, गैसीय अवस्था को व्यक्त करने के लिए चार भौतिक मानों की आवश्यकता होती है। कोई भी जो गैसीय अवस्था है उसको व्यक्त करने के लिए चार भौतिक मानों की आवश्यकता होती है। चार भौतिक जो मान होते हैं कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला तो होता है मोल, पहला होता है मोल, सेकंड होता है ताप, तीसरा होता है दाब और चौथा होता है आयतन। ठीक है, कोई भी जो गैसीय अवस्था है उसको व्यक्त करने के लिए चार भौतिक मानों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से होते हैं? मोल होता है, ताप होता है, दाब होता है और आयतन होता है। और मोल हमने लेसन नंबर 1 के अंदर कंप्लीट पढ़ लिया। सब तरीके के एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व कर लिए, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स मोल से बनते हैं वो सब डिस्कस हमने कर लिए थे। अब देखिए, पहला मैं आपको बता रहा हूँ दाब। क्या बता रहा हूँ? दाब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। अब दाब कहते किसे हैं? कोई भी जो पिंड होता है या जो निकाय होता है, ठीक है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? दाब। ठीक है, किसी पिंड या निकाय के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। और दाब को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से दर्शाते हैं। पी बराबर क्या होता है? एफ अपॉन ए। क्या होता है? पी बराबर एफ अपॉन ए। ठीक है, ये क्या होता है? दाब होता है। क्या होता है? दाब। ठीक है, ये क्या होता है? दाब। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, किसी पिंड या निकाय के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। यदि मैं क्षेत्र, ये क्या होता है? क्षेत्रफल, इसका मान यदि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर कर देता हूं तो पी का मान किसके बराबर हो जाएगा? बल के बराबर हो जाएगा। यदि मैं दाब की यूनिट्स के बारे में बात करूं तो दाब की जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयां जो होती हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा सीजीएस। सीजीएस में जो दाब होता है, दाब की जो इकाई होती है वो होती है डायन पर सेंटीमीटर। डायन पर सेंटीमीटर, ठीक है, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एमकेएस के अंदर जो इसकी यूनिट्स होती है वो क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। क्योंकि ये जो दाब होता है इसको डायन और न्यूटन के अंदर डिनोट दर्शाते हैं, सीजीएस में इसको सेंटीमीटर में और एरिया को एमकेएस में मीटर स्क्वायर में दर्शाते हैं। अब देखिए, लेकिन जो दाब होता है, दाब की जो इकाइयां होती हैं इनके अलावा कौन कौन सी होती हैं? वायुमंडल भी होता है। क्या होता है? वायुमंडल। ठीक है, क्या होता है? वायुमंडल। अब देखिए, एक वायुमंडल जो होता है, एक एटीएम जो होता है, इसका मान 1.01 इंटू 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। या मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 एटीएम बराबर होता है 1.01 बार। चूंकि एक बार बराबर क्या होता है? एक बार बराबर होता है 10 की घात 5 पास्कल। कितना होता है? 10 की घात 5 पास्कल होता है। कितना होता है? 10 की घात 5 पास्कल होता है। तो ये दाब की कुछ यूनिट्स होती हैं जो आपको आनी चाहिए। एक दाब की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। दाब के बाद दूसरा दे रखा था अपने पास टेम्परेचर। दूसरा क्या होता है? ताप, जिसे क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या? ताप, टेम्परेचर। आपको पता है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? केल्विन। क्या होती है? केल्विन। क्या होती है? केल्विन। ठीक है, केल्विन में जो डिग्री सेल्सियस होता है उसके मध्य भी कुछ रिलेशन होते हैं। क्या होता है रिलेशन? देखिए, केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये रिलेशन होता है। यह आपको आना चाहिए कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस के मध्य क्या रिलेशन होता है, क्योंकि
इस लेसन के अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकलों के अंदर, ठीक है, इस रिलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तीसरा जो होता है अपने पास वो क्या होता है, आयतन। क्या होता है, आयतन, ठीक है। आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। और आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की क्या क्या यूनिट्स होती हैं। वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती हैं आपको पता है मीटर क्यू होती है, सेंटीमीटर क्यू होती है, या ठीक है मीटर क्यू हो सकती है, सेंटीमीटर क्यू हो सकती है, या क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकती है। इतना भी हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है, 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों होता है, क्योंकि 1 मीटर मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 10 की घात 6 ml। कितना रख सकता हूँ, 10 की घात 6 ml, ठीक है। या 10 की घात 6 ml भी होता है। 1 ml का मान 10 की घात 1 ml बराबर कितना होता है, 10 की घात -3 लीटर। कितना होता है, 1 ml को लिखना हो 10 की घात -3 लीटर, ठीक है। यूँ ले सकते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, ठीक है, 10 की घात कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। ये आपको रिलेशन आने चाहिए। 1 ml का कितना 10 की घात -3 लीटर के बराबर होता है, किसके बराबर, 10 की घात -3 लीटर के बराबर होता है। तो ये रिलेशन आपको आने चाहिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं गैसीय अवस्था कि गैसें कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गैसों के टाइप्स। इसके अंदर ये 4 भौतिक मान मैंने आपको बता दिए, इनकी यूनिट बता दी क्या क्या होती हैं, ठीक है। देखिए गैसों के प्रकार। गैसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैसेज। टाइप्स ऑफ गैसेज, गैसें जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं आदर्श गैस। पहली कौन सी होती है, आदर्श गैस। कौन सी होती हैं, आदर्श गैस। इन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में, आइडियल गैसेस। क्या कहते हैं, आइडियल गैसेस। अब आदर्श गैस कौन सी होती हैं कि वे गैसें जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं। वे गैसें जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। इसकी शर्त क्या है कि प्रत्येक ताप एवं दाब पर किसका पालन करती हैं, ये गैसीय नियमों का पालन करती हैं। वे गैसें जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं उन्हें आदर्श गैसें कहते हैं। लेकिन प्रकृति में कोई भी गैस पूर्ण रूप से आदर्श नहीं होती, यह आपको ध्यान रखना है। प्रकृति में कोई भी गैस पूर्ण रूप से आदर्श नहीं होती। केवल ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, केवल उच्च ताप एवं निम्न दाब पर जितनी भी वास्तविक गैसें होती हैं वो आदर्श गैसों की भांति कार्य करती हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर जितनी भी वास्तविक गैसें होती हैं वो किसकी भांति कार्य करती हैं, आदर्श गैसों की भांति कार्य करती हैं। तो डेफिनेशन तो मैंने बात आपको बता दी कि वे गैसें जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं उन्हें आइडियल गैसें कहते हैं। लेकिन प्रकृति में कोई भी गैस पूर्ण रूप से आदर्श नहीं होती। क्यों नहीं होती, कि प्रकृति में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं केवल 2 ही कंडीशन में आइडियल गैस समीकरण का फॉलो करेंगी, आदर्श गैसों की भांति कार्य करेंगे। कौन कौन शर्तें होती हैं, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। इस स्थिति में जो वास्तविक गैसें होती हैं, इस स्थिति में जो वास्तविक गैसें होती हैं वो किसका काम करती हैं, आइडियल गैसों का काम करती हैं। सेकंड जो प्रकार होता है वो होता है अपने पास वास्तविक गैसें। वास्तविक गैसें जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रियल गैसेस। जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल गैसेस। क्या कहते हैं, रियल गैस। वास्तविक गैसें वे गैसें जो निश्चित ताप और दाब पर
निश्चित ताप और दाब पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं। वे गैसें जो निश्चित ताप और दाब पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक गैसें कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक गैसें कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कि वे गैसें जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं उन्हें तो क्या कहते हैं? आइडियल गैसेस कहते हैं। और वे गैसें जो निश्चित ताप और दाब पर गैसीय नियमों का पालन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रियल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल गैसेस कहते हैं। ठीक है, जितनी भी आदर्श गैसें होती हैं वो आइडियल गैस समीकरण का फॉलो करती हैं। जितनी भी रियल गैसेज होती हैं ये केवल वान डेर वाल गैस समीकरण का फॉलो करती हैं। ठीक है, या मैं आपको आगे बताऊंगा कि वान डेर वाल गैस समीकरण क्या होती है और आइडियल गैस समीकरण क्या होती है। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं गैसीय नियमों की। तो देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक होता है गैसीय नियम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है गैसीय नियम। गैसीय नियम। अब गैसीय नियम कौन कौन से होते हैं? देखिए, गैसियस लॉ। देखिए गैसीय नियम, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयल का नियम। इंग्लिश में कहते हैं बॉयल लॉ। ठीक है, अब बॉयल नियम क्या कहता है? देखिए, ये आपको आना भी चाहिए अच्छी तरीके से। बॉयल का जो नियम होता है, बॉयल ने जो नियम दिया था ये दिया था नियत ताप पर। किस पर दिया था? नियत ताप पर। किस पर दिया था? नियत ताप पर। ताप को क्या रखा था? कांस्टेंट। नियत ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैसों का आयतन दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम क्या कहता है कि नियत ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैसों का आयतन दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि गैसों का आयतन क्या मान लिया मैंने? बी मान लिया। और दाब क्या मान लिया? एवं दाब क्या मान लिया है? दाब क्या हो? पी। तो नियम क्या कहता है कि गैसों का आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या बी बराबर क्या आ गया? के अपन पी। के क्या होता है? समानुपाती स्थिरांक होता है। के क्या होता है? समानुपाती स्थिरांक होता है। और के का जो मान होता है, के का जो मान होता है ताप, दाब और आयतन की इकाइयों पर डिपेंड करता है। ये जो के होता है समानुपाती स्थिरांक होता है और इसका मान ताप, दाब और आयतन की जो यूनिट्स होती है उन पर डिपेंड करता है। या इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि पी बी बराबर क्या होता है? के। पी बी बराबर क्या होता है? के। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। मैंने क्या किया, ये कोई कंटेनर है। ठीक है, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? कोई गैस। इस गैस का प्रारंभिक आयतन मैंने मान रखा है P1 और दाब क्या मान रखा है आयतन क्या मान रखा है? B1 और दाब क्या मान रखा है? P1। इसको जब इस पात्र से माना कि इस पात्र के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, इस पात्र के अंदर इस गैस को जब कन्वर्ट किया तो इसका जो वॉल्यूम था वो कन्वर्ट होकर क्या हो गया? B2 और दाब क्या हो गया? P2। क्या हो गया? दाब P2। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब किसी गैस को एक पात्र से दूसरे पात्र में भरा जाता है तो गैसों का जो आयतन होता है और जो दाब होता है वो क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। माना कि प्रारंभिक आयतन क्या मान लिया मैंने? B1 और दाब क्या मान लिया मैंने? P1। अंतिम आयतन क्या आ जाएगा अपने पास? बताइए। B2 और दाब क्या आ जाएगा अपने पास? P2। अब देखिए, बॉयल नियम से हम क्या ले सकते हैं? हम बॉयल नियम से ले सकते हैं कि P1 बराबर क्या होता है? P2 B2 होता है। या P1 अपॉन P2 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास?
B2/B1 क्या आ गया अपने पास, B2/B1 क्या आ गया, B2/B1 क्या आ गया, B2/B1, P1/P2 बराबर क्या आ गया, B2/B1। क्लियर। इसे हम संयुक्त गैस नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम संयुक्त गैस नियम भी कहते हैं। अब देखिए ये तो बायल का नियम हो गया। अब बायल के नियम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, बायल के नियम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें आप, देखिए बॉयल के नियम का आलेखीय निरूपण या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर बॉयल लॉ, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो वक्र हैं दो के मत खींचे जाएंगे। पहला मैं वक्र आपको बता रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट, देखिए गैसों का आयतन, ठीक है, P वर्सेज B किसके मत खींचा है, दाब और आयतन के मत ग्राफ के मत, ठीक है। अभी मैंने बताया था बॉयल का नियम, बॉयल का नियम मैंने क्या बताया था, ये बॉयल का नियम था अपने पास, B व्युत्क्रमानुपाती P। इसका मतलब क्या है, यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा या वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो देखिए ये क्या अपने पास वॉल्यूम और ये क्या दे रखा अपने पास प्रेशर। यदि आप गैसों का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो गैसों का दाब क्या होगा, घटेगा, और गैसें किसकी तरह कार्य करेंगी, लास्ट स्टेज में आइडियल गैसों की भांति कार्य करती हैं। तो देखिए इस वक्र से क्या स्पष्ट हो रहा है कि निम्न दाब पर कोई भी जो रियल गैसेज होती है किसका काम करती है, आइडियल गैस का काम करती है। इस वक्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी जो गैस है, गैस का हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो निम्न दाब पर जो गैसें होती है किसका काम करती हैं, आइडियल गैस का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, आइडियल गैस का। तो यहाँ लिख सकते हैं कि निम्न दाब पर वास्तविक गैसें किसका काम करती हैं, आदर्श गैसों की भांति कार्य करती हैं। किसका काम करती हैं, आदर्श गैसों की भांति कार्य करती हैं। किस पर, निम्न दाब पर। ये प्रेशर कैसा है, कम, इधर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर प्रेशर क्या है, कम, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि निम्न दाब पर वास्तविक गैसें किसका काम करती हैं, आदर्श गैसों की भांति कार्य करती हैं। केस सेकंड देखिए साइड में, ये केस सेकंड दे रखा है, वॉल्यूम वही है, सॉरी ग्राफ P वर्सेज वॉल्यूम के मध्य होगा, लेकिन एट वेरिएबल टेम्परेचर, अलग अलग तापों पर होगा, एट वेरिएबल टेम्परेचर। तो देखिए ये मैंने अभी आपको बताया, इस ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, गैसों का वॉल्यूम है और इधर क्या है, गैसों का प्रेशर। यदि आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो गैसों का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, डाउन होता है। इस तरीके का वक्र बताया था मैंने, इस तरीके का वक्र आता है, इस तरीके का वक्र आता है, इस तरीके का वक्र आता है। अब देखिए ये माना कि मैंने T1 टेम्परेचर मान लिया, ये माना कि मैंने T2 टेम्परेचर मान लिया, ये माना कि मैंने T3 टेम्परेचर मान लिया। अब देखिए जैसे आप टेम्परेचर का मान बढ़ा रहे हैं तो ये रियल गैसें जो हैं किसका काम कर रही हैं, आदर्श गैसों की भांति। तो उच्च ताप पर वास्तविक गैसें किसका काम करती हैं, आदर्श गैसों की भांति। किसका भांति कार्य करती हैं, उच्च ताप पर। इस पर उच्च ताप पर जितनी भी रियल गैसेज होती हैं किसका काम करती हैं, आदर्श गैसों की भांति, ठीक है। तो ऑर्डर क्रम क्या आएगा, T1 लेस देन T2 लेस देन T3, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, उच्च ताप पर। अब हम बात करते हैं केस थर्ड देखिए इधर, ये केस थर्ड दे रखा है। यदि मैं
वक्र, ठीक है। यदि मैं वक्र वॉल्यूम वर्सेज 1/p के मध्य खींचो, किसके मध्य, वॉल्यूम वर्सेज 1/p के मध्य खींचो, तो देखिए इसका मतलब समझिए, ये वॉल्यूम दे रखा है और ये क्या दे रखा है 1/p। इसका मतलब ये है कि यदि आपने गैसों का आयतन बढ़ाया तो 1/p का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि देखिए p समानुपाती क्या है 1/p, b समानुपाती क्या है 1/p। इसी तरीके से यदि चौथा केस में ड्रॉ करूं तो देखिए चौथा केस इधर देखें आप, चौथा केस देखिए इधर, चौथा केस देखें, पीवी वर्सेज, ठीक है, पीवी वर्सेज बी के मध्य, पीवी वर्सेज बी के मध्य में ग्राफ प्लॉट करता हूं तो देखिए ये तो पीवी दे रखा है और ये क्या दे रखा है, गैसों का वॉल्यूम दे रखा है। यदि आपने गैसों का वॉल्यूम बढ़ाया तो पीवी का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पीवी के मान में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि पीवी बराबर क्या होता है, के होता है, क्या होता है, के होता है, क्या होता है, के। तो क्लियर समझ में आ गया होगा वायल का नियम। नेक्स्ट जो नियम दे रखा है वो दे रखा है अपने पास चार्ल्स का नियम। किसका नियम दे रखा है, चार्ल्स का नियम। किसका नियम दे रखा है, चार्ल्स का नियम। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको आना चाहिए, चार्ल्स का नियम। देखिए चार्ल्स का नियम, सेकंड जो नियम दे रखा है अपने पास, सेकंड जो नियम है वो है चार्ल्स का नियम। देखिए चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स नियम के दो कथन हैं, पहला कथन मैं आपको सीधा बताऊंगा, सेकंड कथन से मैं डेराइव करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए प्रथम कथन देखें इसका, प्रथम कथन क्या कहता है चार्ल्स के नियम का, कि निश्चित दाब पर या नियत दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैसों का आयतन ताप के समानुपाती होता है। क्या नियम है कि नियत दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैसों का आयतन दाब के नियत दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैसों का आयतन ताप के समानुपाती होता है। देखिए B समानुपाती क्या आ गया, T, या B बराबर क्या आएगा, KT, या B/T बराबर क्या आ जाएगा अपने पास के, क्या आ गया, K। B/T बराबर क्या आ गया अपने पास, K, ठीक है। ये इसका नियम हो गया चार्ल्स के नियम का प्रथम कथन। इसमें B क्या है, गैस का आयतन, T क्या है, गैसों का ताप। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड कथन, ठीक है। देखिए सेकंड कथन, सेकंड कथन क्या कहता है इसका, इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, और फिर डेराइव भी करना है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने स्टार लगा दिया है। देखिए क्या कहता है कि नियत दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैसों का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर या कमी करने पर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर या कमी करने पर गैसों का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/273वां भाग बढ़ता है या घटता है। दोबारा सुने मैंने क्या बताया, नियत दाब पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैसों के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि या कमी करने पर गैसों का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/273वां भाग बढ़ता है या घटता है। ये इसका सेकंड कथन था। क्लियर। अब इसको किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से घटता है, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। देखिए पहले मैं आपको बता रहा हूं,
1 डिग्री सेल्सियस, केस नंबर फर्स्ट बता रहा हूं मैं आपको, केस नंबर फर्स्ट, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, इन लोग एकदम ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ाने पर देखिए, माना कि गैसों का प्रारंभिक आयतन क्या है, B0। गैसों का जो प्रारंभिक आयतन है वो क्या है, B0। कितना दे रखा है, B0। अब देखिए 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर गैसों का आयतन, ठीक है, B1, ये क्या हो जाएगा, B1 B0 प्लस B0 इंटू 1/273, ठीक है। इसमें से यदि मैं B0 को कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, B0 1 प्लस 1/273, ठीक है। इसको कॉमन रूप से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, B2 बराबर क्या आ जाएगा, B0 प्लस B0 इंटू 2/273। 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, B0 प्लस B0 इंटू 3/273। कॉमन रूप से ले रहा हूं, यदि मैं टेम्परेचर कितना बढ़ा दूं, T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं, T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं, ठीक है। T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर गैसों का आयतन क्या आ जाएगा, देखिए गैसों का आयतन BT बराबर क्या आएगा, B0 प्लस B0 इंटू, ठीक है, T/273। अब देखिए इधर क्या कॉमन ले लेता हूं मैं, इधर मैंने कॉमन ले लिया, BT बराबर क्या आएगा, B0 कॉमन आ गया इंटू 1 प्लस T/273, ठीक है। अब देखिए या BT बराबर B0 273, एलसीएम आ गया तो क्या आ जाएगा, 273 प्लस T/273, या इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, BT/B0 बराबर 273 प्लस T/273, कुछ नहीं दे रखा तो क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। इसका मतलब समझिए, मैंने पहला कथन क्या बताया कि नियत दाब पर गैसों का आयतन किसके समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती। इसका मतलब क्या है कि BT किसके समानुपाती हो गया, T के, और B0 किसके समानुपाती हो गया, 0 के। अर्थात मैं कह सकता हूं, अर्थात नियत दाब पर गैसों का आयतन किसके समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर के। किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर। किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर। किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसों का वॉल्यूम बढ़ता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, कमी करने पर, क्या करने पर, कमी करने पर। देखिए कमी करने पर, केस सेकंड देखें आप, कमी करने पर देखिए केस सेकंड है, कमी करने पर, कमी करने पर ताप कम करने पर, ठीक है। अब देखिए ताप कम करने पर वही कंडीशन, माना कि गैसों का प्रारंभिक आयतन कितना दे रखा है, प्रारंभिक आयतन दे रखा है B0। 1 डिग्री सेल्सियस की कमी करने पर गैसों का आयतन कितना आएगा बताइए, B1 बराबर B0 माइनस
B0 अपॉन 273, कितना आएगा B0 अपॉन 273, क्या कॉमन लेता हूं मैं, B0 तो क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 273, क्या आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 273। इसी प्रकार T डिग्री सेल्सियस की कमी करने पर गैसों का आयतन क्या आएगा, देखिए गैसों का आयतन आएगा BT बराबर B0 माइनस B0 इंटू टी अपॉन 273, क्या कॉमन ले लिया मैंने BT, सॉरी कॉमन क्या ले लिया B0, 1 माइनस टी अपॉन 273, ये क्या बच गया अपने पास 1 माइनस टी अपॉन 273। अब देखिए इसमें से क्या लेता हूं लघुत्तम, 273 लघुत्तम आ जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, देखिए T डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बात करें या 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बात करें हम, अब देखिए इधर लघुत्तम क्या आ गया अपने पास B0 1 माइनस लघुत्तम आ गया 273 माइनस टी अपॉन 273, ठीक है ये बचा। अब देखिए मैं इसका मान माना कितना मान लेता हूं 1 डिग्री सेल्सियस, कितना मान लेता हूं 1 डिग्री सेल्सियस, कितना मान लेता हूं 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है टी का मान कितना मान लिया मैंने 1 डिग्री सेल्सियस, तो अपने पास क्या आ जाएगा देखिए B1, ठीक है BT बराबर B0 273 माइनस 1 अपॉन 273, इसको यदि मैं सॉल्व करूं, ठीक है इसको यदि मैं सॉल्व कर लेता हूं, देखिए अपने पास लघुत्तम क्या आया था 273 आया था, तो BT बराबर B0, ये अपने पास क्या बच जाएगा 273 माइनस 273 माइनस 1, तो BT बराबर B0, 1 माइनस 1 बराबर 0, या BT बराबर क्या जाएगा 0, क्या जाएगा B0, क्या जाएगा B0। इसका मतलब क्या है, ये सैद्धांत रूप से निष्कर्ष निकाला गया, सैद्धांत रूप से निष्कर्ष निकाला गया कि माइनस 273.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैसों का जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इस ताप को हम क्या कहते हैं परम शून्य ताप। माइनस 273.15 केल्विन पर गैसों का जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। इसे क्या कहते हैं परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं परम शून्य ताप। क्या कहते हैं इसको परम शून्य ताप कहते हैं। लेकिन प्रायोगिक रूप से निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी गैस का परम शून्य ताप माइनस 273.15 केल्विन नहीं होता, क्योंकि इस स्थिति तक आते आते कोई भी जो गैस होती है वो लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कोई भी जो गैस होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक ग्राफ से स्पष्ट करते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आलेखीय निरूपण देखो बेटा इधर आलेखीय निरूपण देखिए, आलेखीय निरूपण देखें आप। ये गैसों का ताप है, ग्राफ जो खींचा जा रहा है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के मध्य। ठीक है, ये तो टेम्परेचर है, आपको पता है इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये क्या है वॉल्यूम, ये क्या है वॉल्यूम। माना कि इस पॉइंट पे मैंने टेम्परेचर कितना मान रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ मान रखा है माना कि 200 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ माना कि माना का 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना माना का है 300 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जब आप गैसों का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसों का वॉल्यूम इस डायरेक्शन में क्या होता है, बढ़ता है। आपको देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 100, ये माना कि 200, ये माना कि यहाँ 300। इस तरीके से गैसों का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों का जो वॉल्यूम होता है बढ़ता है, लेकिन अब टेम्परेचर को आप घटा रहे हैं। ये कितना कर दिया, माना कि आपने माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ कितना कर दिया माइनस का 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ कर दिया माइनस का 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ दे रखा माना कि 273.15। तो देखिए अब आप क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर का मान क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जब टेम्परेचर का मान आप घटाते हैं तो इस कंडीशन में गैसों का वॉल्यूम क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इस टेम्परेचर तक आते आते देखिए अब देखें आप कि इस टेम्परेचर तक आते आते कोई भी जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि प्रायोगिक रूप से निष्कर्ष निकाला गया कि कोई भी जो गैस होती है उसका परम शून्य ताप माइनस का 273.15 केल्विन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस स्थिति तक आते आते कोई भी जो गैस होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, समझ में आया। तो ये क्या होता है, चार्ल्स नियम। क्या होता है, चार्ल्स नियम। क्या होता है, चार्ल्स नियम। क्लियर, ये क्या होता है, चार्ल्स नियम, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ को बिल्कुल सीधी दिखाएं, इस तरीके ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इधर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इधर टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। लेकिन इस कंडीशन तक आते आते, ठीक है, कोई भी जो गैस होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।